हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जो कि है विलेन पर। विलेन का एक ये है हॉरर फैन फिक्शन जिसका नेम है सी यू आफ्टर डेथ। और ये फैन फिक्शन मैंने ऐसे ही नहीं लाया है, ये फैन फिक्शन मैंने लाया है अपनी फेवरेट, जिनकी मैं फ़ैन हूँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, वेंझऊ वर्ल्ड के लिए। आज उनका बर्थडे है तो उनके बर्थडे पर स्पेशल मैंने लाया है विलन स्पेशल सी यू आफ्टर डेथ। तो अब मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ, पर उससे पहले आप सभी प्लीज़ मेरी प्यारी वेंझऊ वर्ल्ड को बर्थडे विश कर दीजिए। और हाँ, मैं वेंझऊ वर्ल्ड से कहना चाहूँगी कि वो मुझे उस समय पे मिली थी जब मैं नॉर्मल ही रहती थी। वैसे तो मैं हमेशा से ही खुश रहती हूँ, अपनी लाइफ में अपने तरीके से रहती हूँ, पर ये पहली बंदी है जो मुझे चीज़ों को सीखने में मदद करती हैं। वेंझऊ वर्ल्ड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मैं नहीं जानती थी, उसकी जानकारी दी गई है मुझे। बहुत कुछ इन्होंने सिखाया है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी लाइफ में आई है और मैं हमेशा चाहती हूँ मेरी लाइफ में रहे। कभी भी मैं अपनी किसी भी गलती से इनको तो जाने नहीं देने वाली। बाकी आप सभी अभी फैन फिक्शन की शुरुआत होने से पहले प्लीज़ इनको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। और हैप्पी बर्थडे मेरी लाडो। हमें कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है। लड़कों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मिनिमम 9 to 10, 9 से 10 साल ही रही होंगी। वो दोनों लड़के अभी भाग रहे थे और हमें अभी उन दोनों लड़कों का, एक लड़के का दिखाया जाता है जिसने चश्मा पहन रखा था और दूसरा लड़का जिसके होठ पर एक अलग ही मुस्कान थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। अभी ये लोग भाग रहे थे पर उस लड़के के होठों में मुस्कान हमें दिखाई जा रहे थे। अब ये दोनों भाग ही रहे थे। जिस लड़के को चश्मा लगा हुआ था वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, पर जिस लड़के के होठ पर मुस्कान थी वो अलग ही थी। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों भाग ही रहे थे कि अचानक ही इन दोनों में से एक का पैर टकरा जाता है और जैसे ही टकराता है वो गिर जाता है। जब गिरता है तो वहाँ पर एक रॉड जैसी चीज़ होती है जिस पर एक गिर ही जाता है सीधे, और गिरता है तो अचानक ही चिल्लाता है मम्मा। जैसे ही चिल्लाता है अब सीन कट होता है। हम आते हैं कुछ सालों बाद। हमें फिर से दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब ये दोनों लड़के लड़ रहे थे। एक लड़का बोलता है तुम ना ज़्यादा बोला मत करो, मुझे ना पसंद नहीं तुम्हारा ज़्यादा बोलना। तो दूसरा बोलता है देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, तुम ज़्यादा बोलते हो। तो फिर पहला वाला जो पर्सन है वो बोलता है देखो वही मैंने कहा ना, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं है। तो जो वही रहता है, ये हमारा वही है, ये कहता है देखो यूलेन, मुझे ना नहीं पसंद कि तुम ज़्यादा बोलो। मैंने कहा ना मैंने ज़्यादा बातें नहीं की है, तुम गलत समझ रहे हो। पर हमारा यूलेन रहता है जो बोलता है नहीं वही तुम ज़्यादा बोल रहे हो। अभी ये दोनों के बीच में जो बहस जारी रहती है। तो यह है मेरे फैन फिक्शन के मेन रोल जो कि है वही और यूलेन। वैसे ये जो वही है ये सैन वही है, पर इसे मैंने इस फैन फिक्शन में नाम दिया है वही। और हमारा यूलेन जो कि झाऊ यूलेन है, तो इसे मैं यूलेन ही कहूँगी। अब ये लोग जो कि बहस करते ही रहते हैं। अब थोड़ी ही देर में कमरे में एक और पर्सन आता है जो कि जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और बोलता है यूलेन वही क्या कर रहे हो, तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे, वहाँ मैडम हमें खोज रही है। अगर तुम दोनों टाइम पे नहीं पहुँचे ना तो तुम दोनों को खुद को नहीं पता कि इस बार सज़ा तुम दोनों को क्या मिलेंगी। अब जैसे ही पर्सन दरवाज़ा खोले रहता है, ये दोनों एक साथ देखते हैं, हमारे वही और यूलेन एक साथ देखते हैं और बोलते हैं द किंग अब क्या हुआ, अब क्यों खोज रही है हमारी सो कॉल चिड़चिड़ी और हमें सज़ा देने वाली मैम। तो द किंग हमारा ये है, हमारा द किंग।
द किंग बोलता है, "ओह, अब क्या हुआ? तुम्हें पता भी है तुम दोनों क्या गलती की है?" हमारे युनलैन और फेनवई चुपचाप देखते रहते हैं। तो हमारा युनलैन बोलता है, हाँ, क्या गलती की होंगी हमने? यही जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो ना। तो द किंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। तुम चलोगे जरा, वरना तुम दोनों की चक्कर में ना मुझे भी बिना किसी गलती की सजा मिल जानी है। तो हमारे जो युनलैन है वो वही को देखता है और बोलते हैं, चलो, वरना तुम्हारी गलती की सजा ना अब लगता है मुझे मिलेंगी। वही बोलता है, युनलैन मेरी गलती नहीं है इसमें। अब युनलैन बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारी गलती नहीं तो क्या मेरी गलती है उन सब में। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। द किंग देखता रहता है। अब द किंग को बहुत गुस्सा आता है। द किंग युनलैन और वही के पास आता है और बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे कि मैं तुम दोनों की शिकायत कर दूं मैम से? फिर तुम तो जानते हो कि तुम्हें सज़ा किस तरीके की मिलती है। तो युनलैन बोलता है, हाँ हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है किस तरीके की सज़ा मिलती है, तुम क्या डरा रहे हो मुझे उनकी सज़ा से? तो द किंग बोलता है, देखो युनलैन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सज़ा मिले, पर प्लीज़ अभी चलो। उन्हें पता चल गया है कि तुम दोनों ने क्या किया है। जैसे ही वही सुनता है कि तुम दोनों ने क्या किया है, वही चिल्लाता है, तुम दोनों ने क्या किया है? मतलब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है ये युनलैन ने किया है। तो युनलैन सुनता है, बोलता है, जो कुछ भी किया है युनलैन ने किया, मैंने किया है? मैंने कुछ नहीं किया है ना भाई, तुम गलत बोल रहे हो। तो वही बोलता है, नहीं युनलैन तुमने किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये दोनों ऐसी बहस करते रहते हैं। द किंग को बहुत गुस्सा आता है। द किंग बोलता है, आ बस बहुत हो चुका, तुम दोनों चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो कि मैं मैम को यहाँ बुलाऊं? दोनों बोलते हैं, ठीक है चल रहे हैं। अब दोनों मतलब ये तीनों मिलके अब जाते हैं। अब मैं बता दूं कि ये कौन सी जगह है और अभी चल क्या रहा है। ये जगह है एक ऑर्फेंस हाउस, मतलब जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ पापा नहीं रहते और उनको पूरी सुविधा दी जाती है। ये वो जगह है। और हमारे वही और ये लैन इस जगह पर रहते हैं क्योंकि इन दोनों के ही मम्मी पापा नहीं है, तो ये इस अनाथ आश्रम में रहते हैं। साथ ही द किंग भी इनका दोस्त है इसी जगह पर, क्योंकि द किंग के भी मम्मी पापा नहीं हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं। बाहर बहुत सारे लड़के रहते हैं। ये सिर्फ लड़कों का ही रहता है। ऑफेंस जो होता है ये सिर्फ लड़कों का ही रहता है। यहाँ पर लड़कियों को नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ लड़कों का रहता है, क्योंकि यहाँ पर लड़के कोई बच्चे नहीं रहते, ये बड़े बड़े रहते हैं। लगभग इनकी एज 15 से ऊपर ही रहती है। 15 से नीचे वालों के लिए अलग जगह दी जाती है और 15 से ऊपर वालों के लिए अलग जगह दी जाती है। जिनको कोई भी वो नहीं देता, मतलब अडॉप्ट नहीं करता, उनके लिए ये अलग जगह दी जाती है। अब इन लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक मैम दिखाई जाती है हमें, जो कि ये मैम जो कि उस जगह को संभालते रहती है, सारे बच्चों का ख्याल करते रहती है। अब मैं इन्हें नाम तो नहीं दे पाऊँगी, बस मैं इन्हें इस जगह की मैम बोलूँगी, तो आप लोग समझ जाइएगा जब मैं कहूँ कि अडॉप्शन मतलब जो अनाथ आश्रम की मैम है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं किन का जिक्र कर रही हूँ। तो अब ये जो कि ऐसे खड़े रहती है, सारे बच्चे इधर उधर रहते हैं। अब वो बच्चे तो कहलाएंगे नहीं क्योंकि अब ये सब 15 से ऊपर हो चुके हैं। तो इन लोग जो कि इधर उधर रहते हैं सारे के सारे, और मैडम अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके रखे रहती है, फोल्ड करके ऐसे चुपचाप खड़े रहती है और गुस्से से रहती है। अब थोड़ी ही देर में हमारे युनलैन वही और हमारा जो दाकिन है यहाँ पहुँच जाते हैं। अब मैडम ऐसे ही खड़े होके देखते रहती है और सामने ही एक बहुत बड़ा, लगभग अपना, अब सेंटीमीटर कैसे बताऊँ आप लोगों को, लगभग 32 इंच का अपना टीवी समझ लीजिए। लगभग इतना ही बड़ा हमारा एक मछली का जो टंकी रहता है, जिसमें अलग अलग कलर की मछलियाँ रहती है, जो एक मछलियों का रखा जाता है, जिसमें मछलियों का छोटा सा घर होता है जो वो रहता है, उससे सामने वो पड़े रहता है, पूरा दूध के बिखरा रहता है। मछली ऐसे तड़पते रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी के लिए तड़पते रहती है, उछलते रहती है। अब हमें दिखाया जाता है वो ऐसे पड़ा हुआ है, वो गुस्से से देख रही है। और जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो बोलती हैं, वही
युलैन, ये सब क्या है? ये सब तुम लोगों ने किया है ना? युलैन बोलता है, मैम मैंने कुछ नहीं किया, वही नहीं किया है। अब वही बोलते हैं, मैम मैंने कुछ नहीं किया। युलैन झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब हमारी जो मैम है वो बोलती है, अच्छा तुम दोनों ने नहीं किया ना, ठीक है ठीक है। अब मैडम उन जहाँ वहाँ पर जितने भी लड़के रहते हैं उन लोग से बोलती है, अब सीधे उन लोग को बोलती हैं, तुम लोग बताओ किसने किया है ये सब। वो मैडम जो कि जितने भी लड़के रहते हैं वहाँ पर सबसे बोलती है, तुम सब बताओ किसने किया है ये सब। ये दोनों को कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, तो किसने किया है, किसकी गलती है ये। वो सारे लड़के एक साथ बोलते हैं, मैम हम में से किसी ने नहीं किया है। अब उनमें से कुछ लड़के सामने आते हैं जो कि ये हरकत होते हुए देख लेते हैं। अब एक लड़का सामने आके बोलता है, मैम ये सब वही ने किया था, वही शौक, मैंने कब किया। अब वो लड़का बोलता है, मैम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वही खुद आया था, वही ने खुद अपने हाथों से इस फिश टैंक को हाथ में लिया था। उस वक्त पर इसमें अलग ही पावर दिख रही थी, पर ये उसे उठाया था, इसने अकेले ही इसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था और ये अलग तरीके से ही मुस्कुरा रहा था और ये हंस रहा था। वही बोलता है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैडम बोलती है, वही मैंने तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी अलग अलग शिकायतें सुनी हैं, अभी ये क्या है, तुमने फिश टैंक को ही गिरा दिया और तोड़ दिया। वही बोलता है, मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया है कुछ भी, मैंने ये गलत कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। मैडम बोलती है, मतलब झूठ कैसे बोल सकता है, वो इतनी बड़ी बात झूठ बोलेगा। फिर वही बोलता है उस लड़के के पास जाके जिसने ऐसा बोला था, वही उसके पास जाके बोलता है, उसके शोल्डर को पकड़ लेता है, बोलता है, सुनो तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बोलता है, वही तुमने ऐसा किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वही परेशान हो जाता है, खुद के सर को पकड़ता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, क्यों 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 बचपन से मुझ पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्यों मुझ पर ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब वही जो कि सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। मैडम आती है पास और बोलती है, युलैन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, इस बार माफ़ कर रही हूँ, पर अगर दोबारा मुझे तुम्हारी ऐसी कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वही जो कि चुपचाप वैसे ही बैठे रहता है और हाँ में सर हिलाता है और मैडम वहाँ से चली जाती है। अब हमें युलैन को दिखाया जाता है, युलैन जो कि वही को ऐसे ही देखता रहता है और बोलता है, मन ही मन बोलता है वही को, युलैन वही को साफ साफ नहीं बोलता, मन ही मन बोलता है, पहले खुद ही ये गलती करता है और फिर खुद ही भूल जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये खुद गलती करके खुद भूल कैसे सकता है। मैंने आज तक ऐसा इंसान तो कभी देखा ही नहीं जो कभी खुद ही गलती करे और खुद ही भूल जाए। अब इन लोग जो कि ऐसे ही रहते हैं। अब सीन कट होता है नाइट में। अब रात हो चुकी थी, हमारे युलैन और वही को एक ही रूम दिया गया था, ये दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो हमारा युलैन और वही जो कि अपने रूम में ही रहते हैं। हमारा युलैन जो कि अभी चुपचाप बैठे रहता है अपने पलंग में और अपने हाथों के साथ खेलता रहता है। खेलते खेलते वही के बारे में सोचते रहता है कि ये लड़का कैसा है, बचपन से ही ये कोई ना कोई गलती करता है और आखिर में मैम इसे छोड़ देती है इसके इस चश्मे फेस के कारण। ये जो गोल गोल चश्मा ये लगा कर रखा है, इसके पीछे जो इतना मासूम चेहरा ये दिखाता है ना, इसकी वजह से इसे मैम हमेशा छोड़ देती है और अगर मुझसे गलती हो तो मुझे तो सज़ा मिलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे सज़ा मिलते हुए कब देखूँगा। हमारा युलैन जो कि वही के बारे में ऐसे ही सोचता रहता है। हमारा वही जो कि चुपचाप आईने के पास रहता है और चश्मे को उतारता है और उतार के साइड रखता है और चुपचाप खुद को देखता है। अब वही कुछ याद करता है, वही को याद आता है कि बचपन में जब वो अपने मम्मी पापा के पास था, अपने मम्मी पापा से बात ही कर रहा था, मतलब उसके मम्मी पापा जो उससे प्यार कर रहे थे। तो थोड़ी देर में हमें वही के भाई को आते हुए दिखाया जाता है। वही का भाई आता है
आके अपने मम्मी पापा के पास आता है और उनको आके उनसे बात करता है कि मम्मी पापा मुझे ना बाहर घूमने जाना था। मतलब हमारा जो इन लोग छोटे ही रहते हैं, वही और वही का भाई जो कि छोटे रहता है, वो बोलता है कि उसे बाहर जाना है करके। तो पूछते हैं कहाँ जाना है बेटा, तो बताता है कि उसे बाहर जाना है, मतलब कि कोई घर के बाहर नहीं, वो अकेला बाहर देश में जाना चाहता था। और वही का भाई तो बहुत छोटा था, तो मना करते हैं कि अभी नहीं जाना है बेटा। और वही के मतलब जो वही का जो भाई आए रहता है उसके सामने ही वही से बहुत प्यार करते रहते हैं। तो जो वही का भाई रहता है वो बोलता है कि मम्मी पापा आप लोग कभी मेरी बात नहीं मानते, बस वही से ही प्यार करते, वही की हर बातें मानते हैं। तो वही के मम्मी पापा बोलते हैं कि सैन बेटा हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वही से प्यार करते हैं। तो ये हमारा सैन है। सैन बोलता है नहीं, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आप लोग मेरी कोई बात नहीं मानते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही से ही प्यार करते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें हमारे बड़े वाले वही को दिखाया जाता है जो कि खुद को देखता है और वो बात याद करके हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान फीकी होती है और झूठी होती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और चुपचाप सो जाता है। अब सीन कट होता है आधी नाइट में, बहुत देर हो चुकी थी, सभी सो चुके थे, जो जहाँ पर उन लोग रहते हैं वहाँ पर सभी सो चुके थे। अब थोड़ी ही देर में हमारे यूलैन की आंखें खुलती है, उसकी नींद खुलती है। अभी यूलैन की आंखें वही की आवाज़ से खुली थी, जो वही हल्का हल्का हरकत कर रहा था। अभी इन दोनों का पलंग अलग अलग ही दिया गया था, सिंगल दोनों को बेड दिया गया था, जिसमें हमारा यूलैन अलग से सोता है और हमारा वही भी अलग से ही सोता है। दोनों का अलग अलग बिस्तर रहता है, पर हमारा वही कुछ हरकत करते रहता है, अपने हाथों पैरों को हल्का हल्का ऊपर नीचे करते रहता है और चिल्लाते रहता है मम्मी पापा प्लीज़ प्लीज़, मम्मी पापा प्लीज़ प्लीज़। हमारा वही जो ऐसा हरकत करते रहता है। हमारा यूलैन की जो आंखें खुलती है वो उठ के बैठता है, थोड़ी देर वही को देखता है और बोलता है फिर से नहीं, हर बार अलग अलग तरीके से ये लड़का मुझे उठा देता है, भगवान मैं क्या करूँ इसका। हमारा यूलैन जो कि उठ के बैठ जाता है, ऐसा अपना सर को पकड़ के जोर से झटकता है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अब अपना यूलैन जो कि उठता है और उठ के अपने जो पलंग के पास ही एक टेबल रखा रहता है जिस पर पानी का जार रखा रहता है, वो उसे लेता है और सीधे ही जाकर वही के फेस पर मार देता है। सीधे पूरा का पूरा पानी वो वही के फेस पर ही मार देता है। वही हड़बड़ा के उठता है, पूरा घबराया हुआ रहता है, अपने फेस को साफ करता है, जल्दी जल्दी साफ करता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। अब हमारा वही यूलैन को देखता है और बोलता है ये क्या हरकत थी यूलैन। तो यूलैन बोलता है तेरे से तो अच्छी हरकत थी मेरी। तो वही बोलते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। तो यूलैन बोलते हैं मतलब क्या है, जब देखो तब तुम आधी रात को मुझे अलग अलग तरीके से उठा देते हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। तो वही बोलता है मतलब। तो यूलैन बोलता है मतलब क्या, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमेशा ही अलग अलग तरीके से मुझे उठा देते हो, मतलब सोने से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या, तुम्हें नहीं सोना हो मत सो ना, मुझे क्या लेना देना इस बात से, पर मुझे तो सोने दो। हमेशा तुम अलग अलग तरीके से, कभी मम्मी पापा तो कभी बचाओ तो कभी सैन सैन, ये सैन है कौन। तो वही देखता है थोड़ी देर और वही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही रोने में आ जाता है। तो यूलैन बोलते हैं हे रुक रुक रुक, रोने की जरूरत नहीं चिल्ला रहा मैं तुझ पर। फिर प्यारा सा छोटा सा मुंह लेके आ जाएगा, रोएगा और मुझे पिघलाएगा, है ना। तो वही कुछ नहीं बोलता है और चुप हो जाता है, अपना बिस्तर साफ़ करता है, जो कि बिस्तर पूरा ही गीला हो चुका था उसे साफ़ करता है। अब बिस्तर तो सोने लायक रहता नहीं है, बिस्तर बहुत ही गीला हो चुका था, पूरा 1 जार पानी गया था उस पर, तो वो गीला हो गया था। वही उसे देखता है, अब वही बोलता है
अब क्या करें। तो हमारा वही उठता है, यूलैन से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो करके, और सीधे बेड पर से एक तकिया लेता है, एक चादर लेता है और बेड के नीचे ही जस्ट साइड में ही उसे बिछाता है, तकिया रखता है और चुपचाप सो जाता है। हमारा यूलैन जो कि वही खड़ा रहता है, वही को मतलब हमारे वही को सोते हुए देखता है, खुद का सर पकड़ता है और बोलता है, आह भगवान, ये लड़का सो भी गया, मेरी नींद हराम करके सो गया, मैं इसका क्या करूं। अब यूलैन चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर जाता है और जाकर फिर बैठता है, गुस्से से बैठता है और अपने जेब में से एक लॉलीपॉप निकालता है। हमारे यूलैन को लॉलीपॉप खाना बहुत पसंद होता है, तो हमारा यूलैन लॉलीपॉप निकालता है, उसके रैपर को खोलता है, अपने मुंह में डालता है, अच्छे से लिक करता है, बाहर निकालता है और लॉलीपॉप पर एक किस करता है और बोलता है, आह अगर तू नहीं होता तो मुझे इतना सुकून कौन देता है मेरी जान। अब यूलैन लॉलीपॉप को थोड़ी देर खाता है, खाने के बाद फिर अब वो अपना पानी का जार जो रहता है वो तो उसे फेंक चुका था वही के ऊपर। अब रात को मीठा खाकर तो वो सो नहीं सकता था ना, क्योंकि बाहरी आत्मा का डर हो ना हो, पर यूलैन को अपने दांतों के खराब होने का डर बहुत रहता है। हमारा यूलैन जो कि बाहरी आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अब हमारा यूलैन उठता है और जाता है, देखता है कि वही का पानी का जार तो भरा हुआ था, वो जाता है, पानी पीता है, पानी पीकर फिर वो वापस अपने बिस्तर पर आता है और लेटता है और बोलता है, मैंने इसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये शुरुआत से ही मुझे परेशान करते रहता है, और गुस्सा करता है और चुपचाप सो जाता है। अब हमें वही जहाँ हमारा यूलैन सोया था, साथ ही वही सोया था, हमें वही साइड में किसी की परछाई दिखती है। अब उस परछाई से धीरे धीरे हमें उस परछाई के मालिक को दिखाया जाता है। वो परछाई के जरिए धीरे धीरे उस शरीर को दिखाया जाता है। वो शरीर हमें अब उसके पैर से लेके ऊपर तक आते हुए दिखाया जाता है। अब उसके सिर्फ होठ को दिखाया जाता है, जो अलग ही मुस्कान दे रहा था। ये मुस्कान ठीक वैसे ही थी जब कहानी की शुरुआत में वो दो बच्चे भाग रहे थे और एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कान ठीक वैसे ही थी, पर ये कोई बच्चा नहीं था, ये तो बड़ा था। अभी हमें इसकी बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग हमारे यूलैन से होती है। यूलैन जो कि सो के उठ चुका था, यूलैन सो के उठता है, इधर उधर देखता है, नीचे वही अभी भी सोया हुआ था। यूलैन उठता है, थोड़ी देर वही को खोलता है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब थोड़ी देर में वही की भी नींद खुल जाती है, तो वही भी उठकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलते ही हमारे जो मैडम हैं, जो इनकी देखभाल करती है, मतलब उस जगह की देखभाल करती है, हमें उस मैडम को दिखाया जाता है। वो मैडम यूलैन और वही से मिलती है और उससे कहती है, दोनों से कहती है कि उन्हें कुछ सामान चाहिए तो जाकर ले आए। वही यूलैन तो मना करता है कि वो नहीं जाना चाहता, और वही तो चुपचाप बस हाँ में सर हिलाता है और जाने को तैयार रहता है। और यूलैन मना करता है तो मैडम बोलती है, यूलैन, मैंने तुमसे कहा तुम्हें जाना है, मैं वही को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो तुम्हें जाना होगा। यूलैन बोलते हैं, आप इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, पर मेरे साथ क्यों मैम, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता। हमारे जो मैम है वो बोलती हैं, तुम इसके साथ जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें अभी जाना होगा, क्योंकि मैं किसी और को इसके साथ नहीं भेज सकती। अब यूलैन को गुस्सा आता है, यूलैन गुस्से से वही की ओर देखता है, वही की नज़रें अभी नीचे रहती हैं। यूलैन गुस्से से वही को देखता है, फिर जाने को तैयार हो जाता है। अब इन लोग यहाँ से निकलते हैं जाने के लिए, कि उन्हें जो सामान लेना रहता है उसके लिए इन लोग निकलते हैं। अब इन लोग निकलते हैं, जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में टकरा जाते हैं हमारे डाकिंग से। अब डाकिंग बोलता है, कहाँ जा रहे हो दोनों। तो हमारा यूलैन बोलता है कि वो जो सामान लाने बोला गया है उसके ले जा रहे हैं।
तो दाकिंग बोलते हैं वही के साथ। तो यूलेन बोलते हैं और क्या कर सकता हूँ, मैडम ने ऑर्डर दिया है, जाना तो होगा। दाकिंग बोलते हैं मैडम की बात तो तुम ज़रूर मानोगे, कर ही क्या सकते हो। तो वही जो सुनते रहता है और फिर दाकिंग वही के पास भी जाता है, बोलता है कि हाँ क्यों, इसके साथ जाना तुम्हें पसंद आ रहा है क्या, जो ऐसे जा रहे हो। वही अपने चश्मा लगे हुए आँखों से दाकिंग की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता है। अब दाकिंग बोलता है तो मैं भी चलूँ के साथ में। यूलैन बोलते हैं, यूलैन सीधे ही दाकिंग के कंधे पर अपना हाथ रख देता है, अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है, उसे खोलता है, खाने लगता है और बोलता है चल भाई तू ही चल ले, कम से कम तेरा सहारा तो अच्छा रहेगा मेरे साथ, क्योंकि इस चश्मे बद्दूर की दुकान के साथ तो मैं अपना एक पल नहीं बिता पाऊंगा, कम से कम तू रहेगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना। दाकिंग मुस्कुराता है और अब ये तीनों ही निकल जाते हैं मॉल की ओर, जहाँ पर इन्हें सामान लेना रहता है। अब सीन कट होता है, अब इन लोग उस मॉल में पहुँच चुके हैं। हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सामान थे अलग अलग। ये पूरा एक ऐसा प्रॉपर्ली मॉल था, जैसे कि डी मार्ट तो आप सभी ने सुना होगा, विशाल डी मार्ट जहाँ हर एक आइटम मिलेगा, बच्चों की चड्डी से लेके बड़ों के लोअर तक, राशन से लेके हर एक आइटम। अब ये मॉल रहता वैसा ही है कि जहाँ पर हर एक सामान मिलता है। हमारे यूलाइन वही और दाकिंग जो उन्हें सामान चाहिए रहता है वो सब इन लोग खरीदते ही रहते हैं। अब ये सब इन लोग खरीदते रहते हैं, खरीदते खरीदते अब इन लोग की टक्कर हो जाती है, मतलब इन लोग की नहीं, सिर्फ हमारे यूलाइन की टक्कर हो जाती है। अब इन लोग 3 अलग जगह पे इन लोग रहते हैं, मतलब एक ही जगह है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक साइड में कुछ राशन के लिस्ट रहते हैं, एक साइड में कुछ कपड़े का और एक साइड में कुछ अलग अलग जैसे खाने पीने का रहता है। तो ऐसे रहता है, तो इन लोग ये सब देखते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके, ये सब पे ध्यान देते रहते हैं। अब अचानक से जो देखते रहते हैं तो यूलाइन कुछ देखते रहता है, देखते देखते में गलती से यूलाइन किसी से टकरा जाता है और दोनों ही गिर पड़ते हैं। यूलाइन जिससे टकराया था वो एक लड़की रहती है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सीधे नीचे बैठ ही जाती है, जब वो गिरती है टकरा के तो सीधे नीचे बैठ ही जाती है। अभी हमें उस लड़की के लुक को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक लेगिंग पहन कर रखी थी और ब्लैक कलर का उसका एक टॉप था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही गोरी थी, उसके हाफ कट बाल थे बिल्कुल ही उसके चेहरे तक, उसके बाल सिर्फ उसके चेहरे तक थे। अब हमें उसके होठों को दिखाया जाता है जो कि प्रॉपरली रेड था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने रेड लिपस्टिक ना लगाई हो, जैसे कुदरत ने ही उसे रेड लिप्स दिया हो। अब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है, ये गुस्से से उठती है और बोलती है तुम बिना देखे चलते हो क्या, मुझे धक्का दे दिया तुमने, मुझे गिरा दिया। यूलाइन भी अब उठता है क्योंकि यूलाइन भी गिर गया था। तो यूलाइन उठता है और उठ के बोलता है मेरा तो पता नहीं, लगता है तुम बिना देखे चलती हो। अब ये दोनों के बीच शुरू हो जाती है मुंह से लड़ना, दोनों एक दूसरे से झगड़ना ही शुरू कर देते हैं और बहुत झगड़ते हैं। अब यहाँ होता ऐसा है कि इन दोनों के हल्ला के कारण जो लोग झगड़ते रहते हैं वही और दाकिंग भी सुन लेते कि ये क्या हो रहा है और दौड़ कर यूलाइन के पास जाते हैं। दाकिंग बोलता है क्या हुआ यूलाइन, क्यों इतना झगड़ रहे, क्यों इतना चला रहे हो। और वही भी बोलता है क्या हुआ यूलाइन, तुम चला क्यों रहे हो। यूलाइन थोड़ी देर वही को देखता है, गुस्सा करता है, फिर दाकिंग को देखता है और बोलता है इसे देखो ये मुझसे पहले टकरा कर गिरी और मुझसे झगड़ रही है। और हमारी वो जो गिरी थी वो बोलती है मैं गिरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया, मतलब क्या है तुम्हारा, तुमने मुझे धक्का दिया। अब इन लोग के बीच फिर से ऐसे ही शुरू हो जाता है, दाकिंग बीच में खड़े हो जाता है, ऐसे चलाता है हाँ रुको, दोनों के दोनों रुको, चुप हो जाओ एकदम से। मतलब वहाँ पर पहले तो इन दोनों को संभालो, अब यहाँ पर तुम दोनों को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी क्या मुझे। हाँ अब दाकिंग गुस्से में बहुत चिल्लाता है, जो लड़की गिरी थी वो तो हैरानी से देखते रहती मतलब क्या है। अब दाकिंग बोलता है ऐसे उस लड़की की तरफ झुकता है, अपना सर नीचे करता है, उसे ग्रेट करता है और बोलता है हेलो मिस, मैं दाकिंग हूँ, ये यूलाइन है और ये मेरा दोस्त वही है। हम सब यहाँ कुछ लेने आए थे, माफ़ करना अगर आपको कुछ लगा हो तो।
उम्मीद करता हूँ कि आप हमें माफ़ करेंगे, अब हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। अब वो जो लड़की थी वो मुस्कुराती है, डाकिंग के इस बिहेवियर से खुश होती है और वो भी उसे ग्रेट करती है और बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, और बोलती है मैं ज़ू हूँ। डाकिंग बोलते हैं ज़ू हूँ, बहुत अच्छा नाम है। ज़ू हूँ बोलती है हाँ बहुत अच्छा नाम है और मुझे मेरा नया नाम बहुत पसंद है। डाकिंग मुस्कुराता है और फिर अब हमारा वही भी ज़ोहोंग की तरफ ग्रीट करता है और बोलता है मैं वही हूँ, और बताता है कि उन लोग कहाँ रहते हैं। ये लाइन बोलता है वही से, तुझे हर किसी को बताना ज़रूर रहता है कि तू कहाँ रहता है। वही बोलता है मैं किसी से झूठ तो बोलना पसंद नहीं करता ना। ये लाइन बोलता है हाँ सच का पुतला है ना तू, सच का पुतला, खड़े रहे सच का पुतला बन के। अब वही अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, यूलाइन को देखते रहता है। अब यूलाइन जो कि गुस्से में था, ज़ोहोंग यूलाइन को देखती है, बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जब से यहाँ आए हो, जब से मुझसे टकराए हो तब से तुम मुझसे झगड़ रहे हो, और इससे भी ये तो तुम्हारा दोस्त है ना। यूलाइन ऐसे दूर करता है ये मेरा दोस्त, इतनी भी फुदी किस्मत नहीं है ये मेरी कि ये चश्मे बंदूर की दुकान मेरा दोस्त बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब यूलाइन जो कि गुस्से से वही को देखता रहता है, वही कुछ नहीं बोलता है, अपनी नज़रें चुपचाप नीचे झुका लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमारे जो वही यूलाइन और डाकिंग थे ये अब उस मॉल से निकल चुके थे। फिलहाल ये जा ही रहे थे क्योंकि अब इन्हें तो जाना था अपने वापस उसी अनाथ आश्रम में, तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी पीछे पीछे हमारी ज़ोहोंग आती है, ज़ोहोंग पीछे पीछे आती है, वही के हाथ को पकड़ती है और बोलती है वही क्या मैं भी तुम लोग के साथ चल सकती हूँ। वही ज़रा सा घबरा जाता है ज़ोहोंग की इस हरकत से और ज़ोहोंग को देखने लगता है। अभी ज़ोहोंग नहीं समझ पाती कि वही ऐसे क्यों देख रहे हैं उसे, तो वही तो कुछ नहीं कहता, पर हमारा डाकिंग बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ज़रूर चल सकती हैं। अभी यूलाइन बोलता है क्या डाकिंग आप ज़रूर चल सकती हैं, वहाँ इजाज़त है लड़कियों को जाने की। अभी डाकिंग बोलता है इजाज़त तो है नहीं, पर कभी आज तक कोई लड़की आई हुई है क्या, नहीं आई है ना, जब हम किसी को लेके जाएंगे तभी तो आएंगे ना, तो चले इसे लेकर। यूलाइन बोलता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम्हें लेके जाना हो तो लेके जा सकते हो। अभी हमारा डाकिंग बोलता है मैं तो लेकर जाऊंगा। ज़ोहोंग यूलाइन की ओर आंखें दिखाती है, उसकी तरफ अपने जिप बाहर निकल के उसे चिढ़ा देती है और डाकिंग के साथ चलने लगती है। अभी हमारी ज़ोहोंग जो कि हमारे वही को देखी जा रही थी, हमारा वही जो कि अपने धुन में चुपचाप चला जा रहा था। अब इन लोग चलते चलते पहुंच जाते हैं वही अनाथ आश्रम के बाहर। अभी वो अनाथ आश्रम हमें दिखाया जाता है, अनाथ आश्रम कुछ ऐसा भी नहीं था कि एकदम डेकोरेट वगैरह हाई पर ऐसा डेकोरेट, बिल्कुल भी नहीं, वो नॉर्मल था, ज़्यादा खंडर भी नहीं था पर वो नॉर्मल था, जिसमें एक बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था अनाथ आश्रम, ऐसे करके बस उतना ही लिखा हुआ था, ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पर एक दिखाया गया था कि थोड़ा सा हल्का सा खंडर जैसे ही लग रहा था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब उन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, ज़ोहोंग उसे देखती है तो थोड़ी देर उस जगह को देखती है, फिर देख के बोलती है तुम यहाँ रहते हो, तो वही बस हाँ में सर हिलाता कि हाँ हम यहाँ रहते हैं। डाकिंग भी बोलते हैं हाँ ये है हमारा प्यारा सा घर, चलो अंदर चलो। अभी ज़ोहोंग जो अंदर जाने वाली रहती है तो हमारा यूलाइन बोलता है क्या अंदर चलो, पहले मैडम से कहें हम कि हम किसी लड़की को लेकर आए हैं, वरना वो क्या सोचेंगी। अभी हमारी ज़ोहोंग जो कि यूलाइन को देखने लग जाती है गुस्से से। अभी हमारा डाकिंग बोलता है हाँ मैं बोल रहा हूँ मैडम को। अब डाकिंग अंदर जाता है और मैडम को ले आता है, जो मैडम वहाँ पर ख्याल रखती है सभी का। अभी मैडम आती है, आते ही वो हमारी ज़ोहोंग को देखती है, मैडम उसको देखती है, उसकी खूबसूरती, उसकी ड्रेसिंग सेंस से समझ में आ जाता है मैडम को कि वो एक बड़े घर की लड़की हैं। तो मैडम बोलती है हेलो बेटा तुम यहाँ कैसे आई, कुछ हुआ है। तो ज़ोहोंग तो बस उनको देखते रहते हैं। अभी ज़ोहोंग बोलती है जी नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस इन लोग के साथ यहाँ आना चाहती थी, सिर्फ इस जगह को देखना चाहती थी। अभी मैडम बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम आ सकती हो।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अभी ज़ू-होंग बोलती है, जी मैं ज़ू-होंग हूँ, और अपने कुछ बातें बताती है, जैसे कि वो कहाँ रहती है, उसका क्या करती है, जॉब वगैरह सब कुछ बता देती है, और इनकी मुलाकात कैसी हुई ये भी बता देती है। अभी इन लोग अंदर आ चुके थे, यहाँ से सीन कट होता है, अब इन लोग अंदर आ चुके थे। अब होता ये है कि अभी हमारी तीनों पार्टी यहीं पर एक साथ थी। हमारे वही यूलैन, दाकिन, इन लोग तो यहीं पर थे, प्लस हमारी ज़ू-होंग भी बैठी रहती है और हमारी मैडम भी बैठी रहती है। इन लोग बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोटी छोटी बातें जो कि इन लोग बात करते ही रहते हैं। अभी बात करते करते में लगभग नाइट हो चुकी थी। अभी नाइट के 8:30 तो हो चुके थे, मतलब 8:30 हो चुके थे। इन लोग इतनी बातें कर रहे थे कि अभी टाइम का किसी को पता ही नहीं चला था। अब बहुत देर हो चुकी थी। देर होने के कारण अभी ज़ू-होंग बोलती है, माफ़ करना, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे घर वापस जाना होगा। अभी मैडम बोलती है कि हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी को बोल के छोड़वा देती हूँ। ज़ू-होंग बोलती है जी मैम। अभी मैडम बोलती है यूलैन से, यूलैन जाओ इन्हें छोड़ कर आओ। यूलैन बोलता है मैं और इसे छोड़ने जाऊँ? अगर मैं इसके साथ अकेला रहा ना, इसके बाल खींच खींच के मारूंगा इसे। ज़ू-होंग गुस्से में आ जाती है, बोलती है तुम मेरे बाल खींच के मारोगे? अभी ज़ू-होंग गुस्से से उठ जाती है, यूलैन की ओर दौड़ती है। यूलैन बोलते हैं एक मिनट, तुम्हारे बाल हाथों में आएंगे भी जो मैं इन्हें खींच कर मारूंगा? तो ज़ू-होंग बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? हमारी ज़ू-होंग के बाल इतने छोटे थे, मतलब हल्के फेस से हल्के नीचे, जो हाथ में तो आते ज़रूर, पर एक ये अलग बहाना भी था हमारे पास यूलैन को ज़ू-होंग को परेशान करने का, तो यूलैन तो वही कर रहा था। अभी ज़ू-होंग जो यूलैन की ओर आती है, तो अभी इन लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, हमारी ज़ू-होंग ज़्यादा गुस्से में रहती है और यूलैन तो अभी ज़ू-होंग को परेशान करते रहता है। अभी ज़ू-होंग बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, जा सकती हूँ मैं अकेले। अब मैडम जो रहती है वो बोलती है अब इस लड़की को अकेले यहाँ से कैसे जाने दिया जाए। वो नहीं चाहती थी कि लड़की इस वक्त पर अकेले जाए, इसलिए अब मैडम बोलती है वही से कि वही जाओ तुम इन्हें छोड़कर आओ। वही चुपचाप बैठा हुआ था, वो थोड़ी बहुत बातें जरूर कर रहा था, पर वो ज़्यादातर चुपचाप बैठा हुआ था। वो सिर्फ जब झगड़ता है तो गुस्से में आ जाता है, और जब उसे कुछ गलत बात कही जाए सिर्फ तभी वो रिएक्ट करता है और झगड़ पड़ता है, वरना वो शांत ही इंसान है, वो कभी भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अभी वही मैडम को देखता है अपनी चश्मे भरी आँखों से। मैडम बोलती हैं जाओ बेटा। वही चुपचाप उठ जाता है और आगे आगे चलने लगता है। तो मैडम बोलती है ये बिना कुछ कहे जाएगा, तुम जाओ बेटा। अभी वही आगे आगे चल रहा था, ज़ू-होंग पीछे पीछे चली थी। अभी हमारे हमारे जो वही और ज़ू-होंग जा रहे थे, हमारी मैडम, यूलैन और दाकिन वहीं पर बैठे हुए थे। अभी इन लोग बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। अब हमें हमारे वही और ज़ू-होंग को दिखाया जाता है, तो जो वही आगे आगे जा रहा था, अभी हमारा वही सीधे सीधे चला जा रहा था, हमारी ज़ू-होंग जो वही के पीछे पीछे जा रही थी। अभी ज़ू-होंग बोलती है वही रुको, तो कितना आगे आगे जाओगे, मेरे साथ चलो ना। अभी वही कुछ नहीं सुन रहा था, बस वो चुपचाप ही जा रहा था। अभी चलते चलते में ही हमारी ज़ू-होंग जो कि बड़बड़ा ही रही थी, तुम क्या हमेशा से ही ऐसे हो, बस आगे आगे चल रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, क्या बात हो गई, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ना, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हमारी ज़ू-होंग जो कि पर 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 पोपट की तरह पर 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 चालू ही थी। अभी वही जो सीधा सीधा जा रहा था, थोड़ी ही देर में वही अलग सा हो जाता है, हल्का सा उसे झटका लगता है, थोड़ी देर के लिए वही झटके जैसा हो जाता है, सीधा होता है। अभी वही की आंखें हल्की सी रेड दिखाई देती है, वही आंखों सीधे देखता है। जब वो उसे झटका से लगा था तो हल्का सा हम गिरे जैसे हो जाते हैं, हल्का सा झुक जाता है हमारा वही, फिर सीधा होता है, उसकी आंखें लाल दिखती हैं। अब वही सीधा होता है, खड़ा होता है और चल रहा होता है। अभी ज़ू-होंग जो वही को चिल्लाए जा रही थी, तो वो उसके पास आ जाती है, उसके हाथ को पकड़ के बोलती मेरे साथ चलो ना, वही क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरे साथ चलो, कब से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ, क्या तुम थोड़ा सा धीरे नहीं चल सकते? अभी वही ज़ू-होंग को देखता है, उसे थोड़ी देर घूरता रहता है
फिर वहीं पर दीवार पर उसके शोल्डर को पकड़ता है, उसे सीधे उस दीवार के सहारे कर देता है। ज़ोहोंग तो सीधे हैरान। ज़ोहोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी हमारी ज़ोहोंग की आंखें बड़ी बड़ी थी, वो बस वही को ही देखी जा रही थी। ज़ोहोंग थोड़ी सी घबरा जाती है, डर सी जाती है, और वही ज़ोहोंग की आंखों में देखता है। वही की आंखों में गुस्सा था। इस वक्त उसकी आंखें रेड नहीं थी, नॉर्मल थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो गुस्से से ज़ोहोंग को घूरता है और बोलता है, वही 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 वही, जब देखो तब वही, बचपन से सुनता आ रहा हूँ इस बात को, वही 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 वही, क्यों मुझे परेशान करके रखा हुआ हर किसी ने, बस वही वही वही। अभी हमारा वही जो यही कहा जा रहा था, ज़ोहोंग तो घबरा जाती है कि वही को क्या हुआ, ये वही क्या कर रहा है। अभी हमारा वही जो ऐसे ही कहने लगता है और ज़ोहोंग के नेक पर हल्का सा किस करता है, फिर लिक करता है और उस जगह पर बाइट करना शुरू कर देता है। अभी ज़ोहोंग के तो होश उड़े हुए थे। ज़ोहोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ज़ोहोंग घबराई हुई थी। उसके होठों से कुछ जवाब निकल ही नहीं रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ज़ोहोंग घबराई हुई थी इस वक्त पर। अभी सीन कट होता है, हमें युलेन, मैडम और दाकिंग को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अभी दाकिंग की नज़र गलती से जिस जगह पर हमारी ज़ोहोंग बैठी थी वहाँ जाती है। हमारी ज़ोहोंग के पर्स वहीं पर रखे हुए थे। हमारी ज़ोहोंग जो अपना पर्स वही भूल चुकी थी। अभी दाकिंग देखता है तो बोलता है, अरे ये पर्स, ये किसका है। अभी फिर थोड़ी देर याद करते हैं हमारा दाकिंग और बोलते हैं, अरे ये तो ज़ोहोंग का है। तो मैडम बोलती है, उसका है, जाओ उसे जल्दी देकर आओ। दाकिंग बोलते हैं, पर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अभी हमारी मैडम बोलती है, तुम नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो हमारी मैम बोलती है युलेन से, युलेन तुम जाओ। अभी युलेन बोलते हैं, मैं उस चश्मे बद्दूर की दुकान के पास साथ ही उस झगड़ेल आत्मा के साथ जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। अभी मैडम बोलती है अपने हाथों को फोल्ड कर कर, तुम्हें जाना तो होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गए और उसे जाकर तुमने पर्स नहीं दिया और उसे ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी युलेन उठ जाता है, पर्स को हाथ में लेता है और बोलता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, जब देखो तब धमकी देते रहते हैं आप। अभी मैडम बोलती हैं, तुम धमकी से ही तो मानते हो मेरी बात। अभी हमारा युलेन जो वहाँ से चला जाता है। अभी युलेन जो अपनी धुन में आते ही रहता है, बोलते रहता है, कहाँ फंस गया हूँ सच में, एक तरफ वो झगड़ेल आत्मा, दूसरी तरफ वो चश्मे बद्दूर की दुकान, दोनों के बीच में मुझे तो गुस्सा आ रहा है। अभी युलेन जो ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए चलता रहता है। अभी हमें बताया जाता है जो युलेन जो आता रहता है, अभी भी हमारा वही जो वो देख लेता है वही को कि वही जो हमारी ज़ोहोंग के नेक पर बाइट किया ही जा रहा था। अभी ज़ोहोंग की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी, ज़ोहोंग कुछ नहीं बोल पा रही थी। अभी वही जो ऐसे बाइट ही कर रहा था, युलेन जो देखता है वो घबरा जाता है, ये क्या कर रहे हैं। अब हमारा युलेन दौड़ के जाता है दोनों के पास, वही को ज़ोहोंग से हटाता है, वही एक साइड गिर जाता है। अभी हमारा युलेन वही को नहीं देखता, ज़ोहोंग को देखता है। ज़ोहोंग के नेक पर जो बाइट के निशान थे, अभी ज़ोहोंग के नेक से खून आने शुरू हो चुके थे। ज़ोहोंग जो कि बहुत ही हर्ट फील कर रही थी, उसे बहुत ही हर्ट हो रहा था। अभी उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थी, उसे सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। हमारा युलेन जो कि हमारी ज़ोहोंग को संभालने की कोशिश करता है, उसके गालों पर हाथ फेरता है, उसे थपथपाता है, क्या हुआ क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये वही क्या कर रहा था। अभी हमारा युलेन जो कि ज़ोहोंग को वैसे ही पकड़े रहता है, फिर वही की ओर देखता है, वही सीधे वहाँ गिरे पड़े रहता है। वही के होठों पर ज़ोहोंग के अभी खून के निशान थे, उसके खून लग चुके थे, यहाँ तक कि उसके दांतों पर भी उसका हल्का सा मांस तो गल चुका था। अभी वही वैसे ही पड़े रहता है। अभी हमारा युलेन जो ज़ोहोंग को वही साइड में रखता है, वही के पास जाता है, उसके कॉलर से पकड़ के उसे उठाता है और बोलता है, वही, बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम हमेशा ही यही सब हरकत करते हो, ऐसा क्यों किया तुमने।
आखिर जुहोंग की क्या गलती थी? तुमने उसे बाइट क्यों किया? इस वक्त पर वही बेहोश था। वही को कोई होश नहीं था। वही के होठों से अभी भी वैसे ही खून आ रहे थे जो कि अभी वही ने जुहोंग के नेक पर बाइट किया था, तो वैसे ही खून आ रहे थे। वही तो वैसे ही बेहोश था। उसके दांत पर वैसे मांस का वो दिख रहा था साफ साफ, वैसे बेहोश हो चुका था। और युलैंग जो कि वही को वैसे उठा के उससे बोल रहा था, वही तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अभी जुहोंग की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। युलैंग चिल्लाने लगता है, मैम दाकिंग, मैम दाकिंग। ये दोनों को चिल्लाने लगता है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये अचानक क्यों चिल्ला रहा है। दोनों के दोनों दौड़ के आते हैं। जब दौड़ के आते हैं, दाकिंग हैरान हो जाता है, अपने सर पर हाथ रखता है, हैरानी से दोनों को देखने लगता है। इस वक्त पर मैम भी देखने लगती है, ये क्या हुआ, और बोलती है, वही वही को क्या हुआ, ये इसके दांतों पर ये मांस, इसके होठों से ये खून। और फिर जुहोंग को देखते हुए बोलती है, जुहोंग इसे क्या हुआ, इसके नेक पर, मतलब वही ने इसे काटा है। इस वक्त पर युलैंग उठता है और मैडम की तरफ देखता है और बोलता है, अभी आपके समझ में आ रहा है क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? ये वही साइको है, साइको। जब मैं यहाँ आ रहा था तो ये इसे बाइट कर रहा था। इसके पास दिमाग है कि नहीं है? ये क्या कर रहा था एक लड़की के साथ? ये इसका खून पी रहा था, कहीं ये वेम्पायर तो नहीं है? इस वक्त पर हमारी मैम बोलती, नहीं वही वेम्पायर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वही वेम्पायर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल इंसान है। तो युलैंग बोलता है, नॉर्मल इंसान है? नॉर्मल इंसान किसी इंसान का खून पिएगा, आपको लगता है? मैडम बोलती है, वही नॉर्मल इंसान है, कुछ और हुआ है, हमें चेक करना चाहिए। अभी इन दोनों को ले चलो रूम में, हमें इन दोनों को आराम देने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त पर युलैंग बोलते हैं, आराम आराम तो देने की ज़रूरत है, पर इस वही को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माना कि मैं इस जुहोंग से चिढ़ता हूँ, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसे ऐसे हर्ट होने दूँ। वही को कोई हक नहीं कि वो एक लड़की को ऐसे हर्ट करे। युलैंग बहुत गुस्से में रहता है इस वक्त पर। अब सीन कट होता है, हमें वही और युलैंग के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेड पर हमारी जुहोंग लेटी हुई रहती है, जो कि अभी बेहोश हो चुकी थी। अभी जो बेहोश हो चुकी थी, अभी ये एक बेड पर लेटी रहती है, जो कि हमारे युलैंग का ही बेड रहता है, और वही के बेड पर वही लेटा रहता है। फिलहाल दोनों ही बेहोश थे। अभी हमारी जो मैडम है वो कॉल लगा रही होती है टेंशन से, वही और जुहोंग को देख रही होती है, साथ ही कॉल भी लगा रही होती है। अभी जो मैडम है वो डॉक्टर को कॉल लगा रही होती है, क्योंकि फ़िलहाल हमारी जुहोंग को कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। उसके नेक पर इतनी टाइट जो बाइट की गई थी, तो उसके मांस निकल चुके थे और खून बहुत आ रहा था। इस वक्त पर जुहोंग जो कि बेहोश थी, इसलिए मैडम कॉल लगा रही थी डॉक्टर को। अब वो कॉल लगा ही रही थी, पर होता ये है कि डॉक्टर कॉल ही नहीं उठा रहे थे। डॉक्टर शायद कहीं बिजी थे, और यहाँ कॉल ही नहीं उठाया जा रहा था। मैडम बहुत परेशान हो गई थी कि करे तो करे क्या। बहुत टेंशन में आ गई थी मैडम इस वक्त पर। युलैंग भी परेशान था कि क्या हो रहा है। युलैंग के दिमाग में भी बहुत गुस्सा भर चुका था, क्योंकि वो ऐसे हरकत करते हुए पहले भी युलैंग वही को बहुत सारी हरकतें करते हुए देख चुका था, पर ये हरकत कुछ ज़्यादा ही थी। जो लड़की जुहोंग वही से इतने अच्छे से बात कर रही थी, उसको अच्छे से प्रेटेंड कर रही थी, पर वही ने उसे काटा। और क्यों काटा, और वही खुद भी बेहोश हो गया। इस वक्त पर युलैंग तो परेशान था। अब थोड़ी ही देर में मैडम आती है और बोलती है कि डॉक्टर तो कॉल नहीं उठा रहे, अब क्या करें। युलैंग बोलता है, डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहे, हमें ही कुछ करना होगा। अभी मैडम दाकिंग को इशारा करती है और बोलती है, जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अभी लेकर आता है हमारा दाकिंग फर्स्ट एड बॉक्स। मैडम लेती है फर्स्ट एड बॉक्स को, मैं इसका नाम नहीं ले पाती ना, वही जिससे मरीजों का इलाज किया जाता है, वही बॉक्स लेती है और जुहोंग के नेक पर जो बाइट का निशान रहता है उसे क्लियर करने जाती है। मतलब उसे थोड़ा बहुत जैसे ठीक कर पाए, वो थोड़ा उसके लिए जाती है ताकि बैंडेज वगैरह कर पाए। पर जैसे ही मैडम जाती है और उसे ये करने वाली रहती है, पर वो पाइप का निशान देखकर वो लगभग आधा मांस तो निकला हुआ जैसे दिख रहा था,
उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अजीब सा फील करती है और इसलिए वो दूर हट जाती है, पीछे हट जाती है, उनसे नहीं होता है वैसा करके, वो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैडम तो कैसे करे, वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया जाता है उनका कि नहीं कर पाती। और कई कुछ लोग होते हैं जो कि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाती रहती है। यूलेन देखता है तो यूलेन पास आता है और यूलेन खुद सुहंग के वो उस जगह पर पत्ती उत्ती करने लगता है। यूलेन ये सब चीज़ से नहीं डरता। अब यूलेन जो कि जुहोंग का वो नेक पर उसका पत्ती उत्ती कर ही रहा था, दाकिन खड़े होकर देख रहा था, मैडम भी खड़े होकर देख रही थी। अभी अचानक ही हमारा वही जो है वो जो बेहोश था, अभी वो लगभग सो ही रहा है। अभी फिर से उसकी आवाज़ें आनी शुरू होती है जो कि बोल रही होती है, सैन 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 प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो सैन, सैन नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो सैन सैन। इस वक्त पर वही सिर्फ सैन सैन बोल रहा था। मैडम हैरान, द किंग भी हैरान, पर यूलेन हैरान नहीं होता। यूलेन इस वक्त पर जुहोंग का पति कर रहा होता है, कर लेता है, वापस जाके खड़े होता है। फिर हमारे वही के बेड के पास जाता है और इस वक्त पर वही तो यही कह रहा था, सैन सैन प्लीज़ सैन सैन। वही सिर्फ यही कहा जा रहा था। इस वक्त पर यूलेन गुस्सा करता है, बोलता है सैन सैन सैन, पता नहीं ये कौन है सैन, जब देखो तब सैन ऐसा मत करो। मम्मी पापा, मैम, आपको भी यकीन नहीं करती ना कि रात को बड़बड़ाता है, ये देखिए ये आपके सामने सबूत है, ये ऐसी हरकतें करता है। मैं क्या कहूँ? आप क्या चाहती है? मैं क्या कहूँ इस मामले में? ये शुरुआत से ही ऐसी हरकतें करता है। इस वक्त पर मैडम बोलती है, यूलेन कभी भी याद रखना, जब तक कि तुम्हें किताब के अंदर की बात ना पता हो, जब तक कि तुम किसी किताब को पढ़ ना लो, उसके कवर से उसे जज नहीं कर सकते। यूलेन बोलते हैं, कवर किताब, ये आप क्या कह रही है? मैडम बोलती है, कवर किताब, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैडम बताना शुरू करती है। इस वक्त पर हमारे जो वही है वो अभी बेहोशी है और वो कह रहा है कि सैन सैन ऐसा मत करो। अब हम उस वक्त पर जाते हैं जब हमारे वही इस जगह पर आया था, उससे पहले के समय पर जाते हैं। अभी हमें मैडम को दिखाया जाता है जो कि रात के लगभग 12 बज चुके थे, वो अकेली जा रही थी। वो मैडम जो थी वो चुपचाप अकेली जा रही थी, वहाँ पर रास्ते में कोई नहीं था, वो बस उस अंधेरे में चल रही थी। इस वक्त पर मैडम बहुत ही परेशान थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो निराश थी, वो चुपचाप थी, बस वो चली जा रही थी। अभी वो चलते चलते अभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है जो कि कह रही होती है, सैन सैन प्लीज़ उठ जाओ सैन, मेरी क्या गलती है सैन, मैंने क्या किया है, तुमने ऐसा क्यों कहा, सैन उठ जाओ सैन प्लीज़, सैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी मैडम को जैसे ये आवाज़ सुनाई देती है वो उस आवाज़ के पीछे जाती है। जब वो आवाज़ के पीछे जाती है तो वो देखती है सामने ज़मीन पर ही 2 बच्चे जो कि पड़े हुए रहते हैं। वो बिल्कुल ही ज़मीन पर पड़े हुए थे, जो कि दोनों ही लड़के थे, वो भी 9-10 साल के, 9 से 10 साल ही एज रही होंगी उनके। वो वहाँ पड़े हुए थे, जिनमें से एक के पेट से खून बह रहा था और एक जस्ट बगल में बैठा हुआ था जो कि उस बच्चे को हिला रहा था, उसे उठा रहा था, कहते हुए, सैन सैन उठ जाओ प्लीज़ सैन, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, सैन उठ जाओ, तुमने ऐसा क्यों कहा, सैन सैन उठ जाओ सैन। इस वक्त पर वो बच्चा उस जो जिसके पेट से
खून आ रहा था उसे उठा रहा था रोते हुए। अभी मैडम जाती है और वो सब देखती है। वो देखने पर करीब जाती है उन बच्चों के। जब वो करीब जाती है तो बच्चे को देखती है जिसके पेट से तो खून बह रहा था, पर उसकी स्माइल अलग ही डेविल वाली थी। अभी जो बच्चा रो रहा था, मैडम उसके कंधों पर अपना हाथ रखती है, उसे अपने तरफ देखने के लिए ऐसा करती है कि देखे जैसे वो उसकी ओर। तो देखती है उस बच्चे ने अभी चश्मे लगा कर रखे थे और लगभग ये दोनों बच्चे दिखने में एक जैसे ही थे। अगर इस बच्चे का जो रो रहा था उसके चश्मे को हटा दिया जाए तो ये दोनों तो दिखने में सेम टू सेम ही थे। अभी मैडम बोलती है, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो, इसे क्या हुआ? वो बच्चा बोलता है, देखिए ना इसे क्या हुआ, ये इसने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। देखिए ना इसे कितनी चोट लग गई है। मेरा भाई मेरा सैन, आप प्लीज़ इसे बचा लीजिए ना। इस वक्त पर वो बच्चा रो रहा था। वो कुछ नहीं समझ पाती है मैडम कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चा रो क्यों रहा है। अभी वो मैडम उस बच्चे को चेक करती है जो इसके पेट से खून आ रहा था, उसे चेक करती है। जब मैडम बच्चे को चेक करती है तो बच्चा जा चुका था, मतलब उसकी मौत हो चुकी थी। इस वक्त पर बच्चे की तो मौत हो चुकी थी, पर फिर भी उसके फेस पर अलग ही स्माइल दिख रही थी। हमारा जो बच्चा था वो असल में वही था। वो रोने लगता है। मैडम कहती है, ये नहीं रहा। वही रोने लगता है, बहुत रोता है। बोलता है, सैन क्यों क्यों तुमने ऐसा कहा सैन? मम्मी पापा तो चले गए, तुमने भी, आखिर मेरी कहाँ गलती थी सैन, तुमने क्यों कहा ऐसा? इस वक्त पर वही बहुत रो रहा होता है। जो मैडम होती है वो उसे सहारा देती है, उसे संभालती है, पर वही तो बच्चों जैसा रोया जा रहा था, आखिर वो बच्चा ही था। वो कहती है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो। वही इस वक्त पर बताने की हालत में नहीं था, वो बस रोया जा रहा था। मैडम उसे संभालती है और जो सैन था उसे अब वो ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे प्रॉपर्ली लेके जाती है और उसे जो वो किया जाता है, दफनाया जाता है, वो करती है, वो सब चीज़ें का काम करती है। पर होता ये है कि वो ऐसा रात के समय पर तो नहीं कर सकती थी, इसके लिए उन्हें दिन के समय का इंतज़ार करना होता है। अब यहाँ से सीन कट होता है। इन लोग जो मैडम थी वो इस वक्त पर हमारे वही को हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उसका थोड़ा बहुत, जैसे वो रात को क्या कर रहा था या रात को क्या कर रहा था उसे तो मतलब नहीं था, मेन बात ये था कि थोड़ा बहुत उन्हें वही को हॉस्पिटल में दिखाना ही था, क्योंकि वही रो रहा था और उसके शरीर पर हल्की बहुत चोटें थी पर ज़्यादा नहीं थी। मैडम को कुछ नहीं पता था इस बारे में कि उसके शरीर पर चोट क्यों है। अब मैडम उसे ले जाती है और जो सैन था उसकी बॉडी को भी, जो हमारा छोटा वाला सैन, उसकी बॉडी को भी वो ले जाती है, पर अभी दफनाने में थोड़ा टाइम रहता है, नाइट का समय रहता है, तो अभी वही का ख्याल रखा जा रहा होता है। सैन की बॉडी को अलग जगह पर रखा गया था, जहाँ पर सैन की बॉडी को ना जो हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल के जो जिस रूम में बॉडी को ठंडी करने के लिए रखा जाता है कि बॉडी ख़राब ना हो, तो उस जगह पर रखा गया रहता है। अभी टाइम बीत जाता है, मतलब जो रात थी तो दिन हो जाता है। इस वक्त पर उन लोग जाते हैं सैन की बॉडी को निकालने के लिए ताकि उसे वहाँ डाला जाए, मतलब जो कवर में उसके डाला जाए, उसके लिए पूरे तैयारी करने के लिए उसकी बॉडी को लेने जाया जाता है। पर जब बॉडी को लेने के लिए जाया जाता है तो बॉडी वहाँ से गायब रहती है और यहाँ मैडम को बताया जाता है कि बॉडी तो गायब है और अभी मैडम हैरान परेशान हो जाती है और इसी वक्त कहानी रुक जाती है। मतलब अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगी। बस आप सभी सुनकर बताइए कि ये पार्ट कैसा लगा और हॉरर है तो कैसा लगा, क्योंकि हॉरर डर तो लगा नहीं होगा यार, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी हॉरर सीन नहीं था। तो बस आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताइए कि कैसा लगा, बुरा भी लगा हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जाने से पहले मेरी फेवरेट वेंजो वर्ल्ड को हैप्पी बर्थडे विश करना बिल्कुल भी ना भूले। हैप्पी बर्थडे।
लव वन।